हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स पैशन। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर, जिसमें हम लोग किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना डिफरेंट तरीके से सीखेंगे। उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है ये समझेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के जो बेसिस न्यूमेरिकल्स हैं उनको हम करने वाले हैं। तो आइए वीडियो में बने रहिए, शुरुआत करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज दैट कि मैं अगर आपसे पूछूं कि स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट मीडियम में क्या डिफरेंट होती है, तो आप बोलिएगा सर एकदम सही बात है। जो स्पीड ऑफ लाइट है वो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है। तो सर ये स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट क्यों हो जाती है? ठीक है, तो इसका जो आंसर है बच्चे वो है ऑप्टिकल डेंसिटी। ठीक है, चूंकि ऑप्टिकल डेंसिटी हर मीडियम का क्या होता है, चेंज होता है। ऑप्टिकल डेंसिटी हर मीडियम का चेंज होता है तो उसकी स्पीड ऑफ लाइट भी चेंज होती है। आपने इस चीज़ को पहले भी पढ़ा है। ठीक है, और यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ये मेजर करता है किसको? ऑप्टिकल डेंसिटी को। यानी एक तरह से आप बोल सकते हो कि जिसका ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होगा ना, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगी। समझ रहे हो? और जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम होगा। तो ऑप्टिकल डेंसिटी जो है उसको मेजर कौन करता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो जैसे आप ऑप्टिकल डेंसिटी को हम लोग बाद में म्यू से लिखेंगे, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ पे दूसरी चीज देखते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या शो करता है। तो ये शो करता है एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग, है ना। कि अगर मान लो कि आपके पास एक मीडियम 1 है और ये आपका मीडियम 2 है और ये हमने नॉर्मल बना दिया। ठीक है, लाइट जो है किसी एंगल पे यहाँ पे आ रही है, मान लो आई एंगल पे आ रही है। ठीक है, और ये लाइट जो है मीडियम जब 2 पे जा रही है तो ये इस अपने ओरिजिनल पाथ से ऐसे डेविएट कर जा रही है। तो इसका जो ओरिजिनल पाथ अगर आप बनाओगे तो ऐसे कुछ बनेगा ओरिजिनल पाथ। ठीक है, तो आप क्या देखते हो कि लाइट जो है जब मीडियम 2 में गई ना, जब मीडियम 2 में गई तो जितना एंगल पे आई थी, जितने एंगल पे इंसिडेंट हुई थी, क्या उतने एंगल पे लाइट गई है? क्या लाइट उससे कम एंगल पे गई है। लाइट का जो एंगल बना है वो कुछ आर बना है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये कम हो गया। तो यहां पर बच्चे हम कह सकते हैं कि आई का मान इज ग्रेटर देन आर, आई का मान ग्रेटर देन आर। इसका मतलब जानते हो क्या हुआ कि यहां पे बेंडिंग हुआ। यानी यहां पर जितना एंगल इस मीडियम में बन रहा था, क्या उतना ही एंगल इस मीडियम में बन रहा था? नहीं। ये अगर देखा जाए तो ये पूरा आई होगा, लेकिन यहां पर तो लाइट ऐसे गई है नॉर्मल के साथ, आर एंगल बना के गई है। तो बच्चे यहां पर हम कह सकते हैं कि जो जितना एंगल पे लाइट आई है उतने एंगल पे लाइट नहीं गई है। यानी इस मीडियम में बेंडिंग हुआ है लाइट का, है ना। ये मीडियम ऑप्टिकली क्या हो जाएगा? डेंसर हो जाएगा। ये मीडियम ऑप्टिकली डेंसर हो जाएगा और ये ऊपर वाला मीडियम क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली रेयरर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्टिकली रेयरर हो जाएगा और ये मीडियम ऑप्टिकली डेंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये बेंडिंग को भी शो कर रहा है। तो जिस मीडियम में लाइट की, अब देखिए इसमें ऑप्टिकली डेंसर है तो जाहिर सी बात है इसका भी कम होगा, इसमें लाइट की स्पीड कम होगी और इसमें भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो जिस मीडियम में लाइट की स्पीड कम है ना, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, और जिस मीडियम में लाइट की स्पीड ज़्यादा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग म्यू से या एन से दिखाते हैं। तो इसलिए मैंने लिखा कि जो मीडियम डेंसर है उसमें लाइट की वेलोसिटी कम होगी, उसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो बनेगा ना, ऐसे ये जो भी एंगल बनेगा नॉर्मल के साथ वो कम बनेगा, छोटा बनेगा, और इसका जो म्यू है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चे क्या है कि रेयरर में स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है? मोर होता है, और डेंसर में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो क्या है? लेस है। तो स्पीड ऑफ लाइट अगर लेस होगी तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v लिख दे। म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v लिख दे। ठीक है, यानी अगर स्पीड ऑफ लाइट बढ़ेगी तो म्यू का मान क्या हो जाएगा? अगर स्पीड ऑफ लाइट बढ़ेगी तो म्यू का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सॉरी, बढ़ेगी तो म्यू का मान क्या हो जाएगा? हाँ, कम हो जाएगा। ठीक है, म्यू कम हो जाएगा। अगर स्पीड ऑफ लाइट घटेगी तो म्यू का मान क्या होगा? बढ़ेगा। यानी जो लाइट को रेसिस्ट करता हो, लाइट को रोकता हो, लाइट की वेलोसिटी को कम करता हो, उस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होगी, और जिस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होगी बच्चे, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से हमने ये समझा अभी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन है, लाइट की वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन है। अब हम लोग देखेंगे अगले सेक्शन में कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कितने तरीकों से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, है ना, कितने तरीकों से हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फाइंड करते हैं। आइए,
तो बच्चों हम देखने वाले हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैलकुलेट हम कैसे करते हैं, आइए समझते हैं। तो हम लोग दो तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैलकुलेट करेंगे। पहला है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दोनों में क्या डिफरेंस है एक एक करके समझते हैं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ना बच्चे, इसको हम कैलकुलेट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम। विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को वैक्यूम के रिस्पेक्ट में करते हैं, और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये जब हम कैलकुलेट करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू एनी मीडियम। इसको हम लोग मीडियम के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे और इसको हम लोग वैक्यूम के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे। क्या इसका फॉर्मूला है? सबसे पहले यही समझाऊंगा मैं। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर किसी मीडियम का आपको कैलकुलेट करना है तो आप स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये फॉर्मूला लगाइएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है, अपॉन इसको हम क्या लिखेंगे, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। इसको हम लिखते हैं C से और इसको हम लिखते हैं B से, ठीक है। तो ये मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी म्यू, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकाल सकते हैं इन फॉर्मूले का यूज करके। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा वैक्यूम के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। कभी कभी वैक्यूम को एयर से रिप्लेस कर दिया जाता है, लेकिन नहीं, एग्जैक्ट मीनिंग जो है किसी भी अगर मीडियम का अगर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर निकाले तो वो हम लोग वैक्यूम के रेस्पेक्ट में ही निकालते हैं। जैसे सबसे पहले एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर किसी मान लीजिए ग्लास का बोल दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ग्लास का बोल दिया, अगर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का बोला है और यहाँ ये नहीं बोला है कि किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, तो अगर किसके रिस्पेक्ट में निकालना है अगर ये नहीं बोला है तो इसका मतलब हुआ कि आपको हमेशा इसको वैक्यूम के रिस्पेक्ट में निकालना है। इसका मतलब यहाँ हमेशा आपको वैक्यूम के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास बोला है तो हम लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। बार बार मैं इतना बड़ा बड़ा फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखेंगे अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ये हम लिखेंगे ग्लास, और इसको हम लिखेंगे VG, ग्लास में लाइट की स्पीड। तो वैक्यूम में लाइट की स्पीड कितनी है बच्चे, देखो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 3 × 10⁸ वैक्यूम में लाइट की स्पीड होती है, अपॉन, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितना हो जाएगा, 2 × 10⁸। ऊपर मीटर पर सेकेंड आएगा, नीचे भी मीटर पर सेकेंड आएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता है, यहाँ से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ जो आंसर आएगा 1.5 आएगा, 10⁸ से 10⁸ कैंसिल। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जो आया विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम में कितना आ गया, 1.5, ठीक है। तो एक चीज अपने को समझ में आ रहा है कि कभी भी लाइट की स्पीड से ज्यादा किसी भी चीज की स्पीड नहीं हो सकती है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू होगी ना बच्चे, वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगा। 1 कब आएगा, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बोला जाएगा आपसे वैक्यूम निकालो तो 1 आएगा, ठीक है। वैक्यूम के रिस्पेक्ट में वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर बोला जाए तो वो ये 1 आएगा। कैसे, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और मीडियम भी मेरा वैक्यूम हो जाएगा, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ भी 3 × 10⁸, नीचे भी 3 × 10⁸ आ जाएगा, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। नहीं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 से बड़ी आती है, कभी कभी 1 भी आ जाती है। कब होगी, जब वो वैक्यूम के रिस्पेक्ट में बोलेगा निकालने के लिए, तब होगा। ये बात आपको समझ में आ रहा है। इसी तरीके से हम स्पीड ऑफ लाइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ हम लोग क्या कर सकते हैं, वाटर कैलकुलेट कर सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड 242 आता है, 2.42, वाटर का होता है 4/3। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी चीज़ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। और फार्मूला हम लोग का यही रहता है किसी भी मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करने का। लेकिन जैसे अगर आपको बोले कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको निकालना तो है, पर आपको वैक्यूम के रेस्पेक्ट में नहीं, किसी मीडियम के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। देखिए, तो इसका जो फॉर्मूला है, जैसे मान लीजिए कि हमने बताया आपको कि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास आपको कैलकुलेट करना है, और इसको हम यहाँ वाटर लिख दिए। क्या लिख दिए, वाटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो इसको ऐसे रीड करेंगे, कैसे रीड करेंगे,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू क्या, वाटर। इसको हम कैलकुलेट ऐसे पढ़ते हैं इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो इसका सबसे आसान फार्मूला क्या है, देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास आप लिखने की चाहिए तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं, ये वाटर यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी आदत ऐसे है लिखने की, तो वाटर ऐसे लिखेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, है ना। ये जब लिखेंगे तो इसको हम लिखेंगे, जो रिस्पेक्ट में होगा वो क्या चला जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और वाटर यहाँ पे आ जाएगा। जो रेस्पेक्ट में है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसके रेस्पेक्ट में निकालना है ये नीचे चला जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर को हम क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर में लिखेंगे। तो अगर आपको ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है बच्चे कितना, अगर मान लो कि क्वेश्चन में आपको बोल दिया है कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करो वाटर के रिस्पेक्ट में, और उसने दे रखा है, गिवन में दे रखा है कि जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसने दे रखा है 1.5, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.33, ऐसा कुछ दे रखा है, ठीक है। तो इन दोनों को सीधे डिवाइड कर दो, इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। अगर उसने दे रखा है तो, अगर उसने दे रखा है तो, ठीक है। अगर उसने नहीं दे रखा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर नहीं दे रखा है, बल्कि उसने वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ वाटर इन ग्लास दे रखा है, सॉरी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर दे रखा है, तो ऐसा हम लोग क्या करने वाले हैं, इस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो देखो इसको अगर आप सॉल्व करो, इसको हम लोग थोड़ा वेलोसिटी के टर्म में लेना चाहते हैं। यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ही टर्म में, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर बात करोगे किसके रेस्पेक्ट में, किसी अनदर मीडियम के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में है। लेकिन अगर आप इसको वेलोसिटी के टर्म में कन्वर्ट करना चाहते हो बच्चों, तो ये बात ध्यान देना आप कि वेलोसिटी ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास लिखोगे c बाई वेलोसिटी इन ग्लास, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, है ना, बाई यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा c बाई वेलोसिटी इन वाटर। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो c से c कट जाएगा, देखो तो ये आएगा c बाई वेलोसिटी ऑफ ग्लास इनटू वेलोसिटी ऑफ वाटर बाई c, ठीक है। तो यहां से बच्चे ये c से c आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और आपका आंसर जो आएगा वेलोसिटी ऑफ ग्लास वाटर अपॉन वेलोसिटी ऑफ ग्लास। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकालना है, ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो वेलोसिटी के टर्म में जो तुम्हारा आंसर आएगा ना, वेलोसिटी के टर्म में जो तुम निकालोगे, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट ऊपर आएगा, सॉरी वेलोसिटी ऑफ वाटर ऊपर आएगा और वेलोसिटी ऑफ ग्लास नीचे आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि अगर किसी मीडियम के रेस्पेक्ट में आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है और वेलोसिटी दे रखा है उन मीडियम में, तो जिस मीडियम का निकालना है ना उसकी वेलोसिटी नीचे लिखोगे, और जिस मीडियम का रेस्पेक्ट में निकालना है उसकी वेलोसिटी तुम ऊपर लिखोगे। वेलोसिटी के टर्म में ये फॉर्मूला थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है ना। ये समझ में आ गया। तो जैसे हम इस पे क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो दो ही तरीके हैं हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के। एक बार तो आपसे पूछेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का बताइए निकाल करके, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ले लेंगे और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ले लेंगे अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ले लेंगे, ठीक है। और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछेगा तो हम लोग दो तरीके से निकालेंगे। अगर बोलेगा वाटर का ग्लास का निकालना है वाटर के रेस्पेक्ट में, तो हमें क्या करना है, म्यू ऑफ ग्लास अपॉन म्यू ऑफ वाटर लिख देना है। नहीं तो वेलोसिटी के टर्म में पूछेगा तो ये जिसके रेस्पेक्ट में निकालना है इसकी वेलोसिटी ऊपर लिखनी है, और ग्लास का अगर ग्लास की बात कर रहा है, ग्लास का निकालना है तो उसकी वेलोसिटी क्या करेंगे, हम लोग नीचे लिखेंगे। इस तरीके से हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम में कैलकुलेट करते हैं। हम लोग 2-3 क्वेश्चंस करेंगे इस पे बहुत अच्छे, और आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करना है। आगे देखते हैं। तो बच्चों किस तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं इनको हम देखने वाले हैं। बहुत इजी न्यूमेरिकल्स हैं और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं आपसे 1 मार्क के क्वेश्चन में, एमसीक्यू में, कभी कभी 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आ जाता है कि आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड कैलकुलेट करो, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का दे देगा, किसी मीडियम के रेस्पेक्ट में पूछ लेगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं आपको समझ में आना चाहिए। चूँकि हमने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया है तो न्यूमेरिकल्स बनाने में उतनी दिक्कत आपको नहीं होगी। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, आंसर लिखना है मोन का। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको निकालना है, तो जैसे म्यू ऑफ डायमंड आपको अगर निकालना है, म्यू ऑफ डायमंड अगर आपको निकालना है तो फॉर्मूला क्या लिखिएगा कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, आपको लिखना है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यानी वैक्यूम में लाइट की क्या स्पीड है आपको ये कैलकुलेट करना है, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। ये आपको ये लिखना है फॉर्मूला।
उसके बाद अगर मान लो कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे दिया है और स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड आपको निकालना है, तो ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना। अगर ये दिया है तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ से हमको स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम का मान हमें पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और डायमंड में लाइट की स्पीड जो होती है 1.25 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कुछ इंपॉर्टेंट जो लाइट की स्पीड है मैं आपको बता देता हूँ कि डायमंड में लाइट की स्पीड कितनी है। तो डायमंड में लाइट की स्पीड होती है 1.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, आपको याद रहना चाहिए। और वेलोसिटी इन डायमंड में होती है, वेलोसिटी इन डायमंड होता है इतना। वाटर में लाइट की स्पीड कितनी होती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऐसा जो स्पीड है, वैसे तो आपको स्पीड एग्जामिनेशन में देगा, अगर नहीं दे रखा है तो आप भी याद करके रखिए, क्योंकि इसको याद करना ज़्यादा अच्छा रहता है, थोड़ा सा फीलिंग बढ़ जाता है क्वेश्चन सॉल्व करने का। और इसके बाद जो है यहाँ पे ग्लास में लाइट की स्पीड होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये 2-3 स्पीड है, इसको मैं याद रखता हूँ, आप भी याद रखिए। तो लाइट की स्पीड वैक्यूम में तो आपको पता है ही। तो इसके बाद अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करिएगा तो आंसर आएगा 2.4। और डायमंड जो है, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है, दुनिया में अब तक के जितने सब्सटेंस हैं सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसी का आता है। और ये जो है हार्डेस्ट सब्सटेंस नेचर में पाया जाता है, इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा होती है। तो ये बात कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे दूसरे क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, कि फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, कि ग्लास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको कैसे निकालना है वाटर के रिस्पेक्ट में। तो अगर आपको 2 का आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ, आंसर 2 का। अगर आपको ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है वाटर के रिस्पेक्ट में, है ना, तो म्यू ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो मैंने आपको बताया था कि अगर सबसे पहले आपको गिवन में क्या दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दे रखा है। तो आप ना अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकालना है विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो अगर इस फॉर्मूले को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टर्म में लिखोगे तो जो रिस्पेक्ट में आएगा उसको नीचे डालोगे ऐसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ठीक है, ये लिखोगे आप। उसके बाद ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसकी वैल्यू दे रखी है 1.5, यहाँ पे डाल दो, और वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 4/3, ठीक है। तो अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा 1.5 डिवाइड मल्टीप्लाई 3/4, ये सही तो आ रहा है 1.5, हाँ ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये इसको हम कैंसिल कर देंगे तो कितना आएगा 40 आ जाएगा। यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 बार में जाएगा, और ये 3 बार में और ये 8 बार में, तो ये हो जाएगा 9/8, 9/8। तो बच्चों इसका मतलब अगर आप समझो, है ना, इसका मतलब अगर आप समझो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर का यहाँ वैल्यू जो आया 9/8 आया। तो ये जो है ना रिस्पेक्ट वाला कौन है, वाटर। ये जो है आपका, ये जो 8 है ये स्पीड ऑफ लाइट वाटर को डिनोट कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, ग्लास को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पर जो 8 है ये बता रहा है कि अगर स्पीड ऑफ लाइट वाटर में 8 मीटर पर सेकेंड है तो ग्लास में 9 मीटर पर सेकेंड होगी। ये चीज़ समझा रहा है, आ रहा समझ में। लाइट की स्पीड अगर वाटर में अगर 8 मीटर पर सेकेंड है तो ग्लास में 9 मीटर पर सेकेंड होगी। इसी तरह से अगर आप यहाँ डायमंड का निकाले थे यहाँ पे, है ना, 1.24 आया था, तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर अगर तो आप देखोगे 2.4/1, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड, अगर लाइट की स्पीड डायमंड में कितनी अगर 1 है तो इसका वैक्यूम में 2.4 हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हम लोग स्पीड को तुलना भी कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आ गया किसका, ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर आ गया। अगर आपको वाटर का निकालना है विद रिस्पेक्ट टू ग्लास तो आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको एक छोटी सी बात मैं यहाँ समझाना चाहता हूँ कि अगर आपको मान लो कि वेलोसिटी दे देता और आपसे पूछ देता कि वेलोसिटी ऑफ ग्लास अगर दे दिया है 2.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी ऑफ वाटर दिया आपको 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और आपसे बोल दिया कि अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो, ठीक है ना, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो किसका, ग्लास का वाटर के रिस्पेक्ट में, वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको कैलकुलेट करना चाहिए, आपका आंसर सेम आएगा, है ना। फिर आपको यही चीज़ बोला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसका निकालो, ग्लास का निकालो विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो आप लिखोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। लेकिन आपको इस बार ये वैल्यू नहीं दे रखी है ना, इस बार जो वैल्यू दे रखा है आपको क्या दे रखा है, वेलोसिटी के टर्म में दे रखा है। तो आप जब इसको वेलोसिटी के टर्म में फॉर्मूला लिखोगे तो वेलोसिटी ऑफ वाटर आ जाएगा ऊपर, और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास आ जाएगा नीचे, क्योंकि देखो जिस मीडियम का निकालना है उसकी वेलोसिटी नीचे आ जाएगी। तो यहाँ से अगर कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 2.25 × 10⁸, और यहाँ आएगा 2 × 10⁸। तो ये अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये कितना बनेगा, ये आपका बन जाएगा 225/10⁸,
200। यहाँ से अगर इसको सिंपल करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 9/8 आएगा। आप देखो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ा है, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर यहाँ भी 9/8 आ रहा है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर वहाँ भी 9/8 आ रहा है। तो इस तरीके से आपको वो कंफ्यूज करेगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास निकालना है। तो जिस तरह से भी होगा, वेलोसिटी के टर्म में होगा या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में होगा, तो आप आराम से निकाल सकते हो। एक और बात मैंने आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए सिखाया था, जिसको मैंने स्नेल्स लॉ में पढ़ाया था मैंने आपको। जैसे स्नेल्स लॉ मैंने जो पढ़ाया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जो मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें ये था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का है ना, स्नेल्स लॉ के हेल्प से भी आप निकाल सकते हो। जैसे देखो, अगर आप μ1 साइन थीटा या साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर कर सकते हो। ये भी एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करने का तरीका है। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास एक मीडियम है, ठीक है, और यहाँ पे इस मीडियम को अपन एयर मान लेते हैं और इस मीडियम को अपन वाटर मान लेते हैं, और यहाँ पे एयर में लाइट 60 डिग्री के एंगल पे आ रही है, ठीक है, लाइट 60 डिग्री के एंगल पे आ रही है, और जा रही है लाइट 30 डिग्री के एंगल पे। कितने एंगल पे? 30 डिग्री के एंगल पे जा रही है, ठीक है। यहाँ पे म्यू एयर है और ये वाटर है, समझ रहे हो। तो अगर तुम्हें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है तो म्यू का मान, μ1 का मान तो आपको पता ही होगा 1, क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है जैसे 1 से जो है ना 1 के करीब में आता है। बेसिकली हम लोग इसको 1 ट्रीट कर लेते हैं, क्योंकि वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 1 होता है। तो हम लोग एयर को मान लेते हैं कि वैक्यूम अभी थोड़ी देर के लिए। तो इसके बाद अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालोगे तो μ1 की वैल्यू 1 ले लो, μ2 की वैल्यू हमें नहीं पता है, ठीक है, इसको हमको निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग स्नेल्स लॉ का यूज़ करते हैं। तो स्नेल्स लॉ को हम सिंपल तरीके से याद कर सकते हैं कि μ1 इंटू इसी मीडियम का क्या, इसी मीडियम का साइन 60 इज इक्वल टू μ2, और इसी मीडियम का साइन 30। ये हमारा तरीका है स्नेल्स लॉ को लिखने का। बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चों इसमें एग्जाम में। अब ये देखिए, μ1 का मान हमें पता है 1, साइन 60 का मान हमें पता है √3/2, और μ2 का मान हमें नहीं पता है, निकालना है, और इसका मान 1/2। तो यहाँ से आप देखोगे कि μ2 की वैल्यू जो है आप यहाँ पे √3 कैलकुलेट कर चुके हो। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्नेल्स लॉ के तरीके से भी हम लोग निकालते हैं। तो इस तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे वीडियो जो है पूरा कंप्लीट हो गया। एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में आपको पूरी जानकारी मैंने दे दिया। वीडियो को अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। ओके, थैंक यू।